हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का हैंडराइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस हैंडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, वो है अध्याय 2 में आज का लेसन है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, ये लेसन है। इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है दोस्तों, वो है पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो दोस्तों, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया है वो है आपका, इसमें नोट है दोस्तों कि पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगाया था और पुर्तगालियों ने गोवा में अपना पहला ठिकाना बनाया था। आगे इसमें जो बात किया गया है वो है 17वीं शताब्दी के शुरुआत में डच और कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी आ गए। चलिए इनका क्रम देख लेते हैं। इनका क्रम जो की बात करें हम आपसे दोस्तों, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली है, उसके बाद ब्रिटिश है, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, अब आगे जो बात किया गया है इसमें वो है पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू किया गया और व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है 1696 में फैक्ट्री की किलाबंदी शुरू हुई और 1698 में अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। एक गांव जो था दोस्तों कालीकाटा था, जो बाद में कलकत्ता बना, और कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। फरमान क्या होता था दोस्तों? तो एक शाही आदेश होता था। ठीक है, आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, वो है आपका बंगाल के नवाबों का क्रम। तो बंगाल के नवाबों के क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों वो था मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अलवर्दी खान आया, उसके बाद सिरोजा-दौला। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो बात किया गया दोस्तों वो है पलासी का युद्ध। इसका सन क्या था दोस्तों? तो वो था 1757 में। दोस्तों 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिरोजा-दौला बंगाल के नवाब बने और सिरोजा-दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुख किया। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया दोस्तों, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी से पलासी के मैदान में सेना भेजा। उसके बाद आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है आपका मीर जाफर। दोस्तों मीर जाफर सिरोजा-दौला का सेनापति की गद्दारी के वजह से सिरोजा-दौला को हार का सामना करना पड़ा, यानी हार गया, और सिरोजा-दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? तो 1764 में मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो 1764 में बक्सर के लड़ाई में हारना पड़ा और अब फिर से मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी को चुकाने थे। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट क्या होता था? ये राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, इनको तैनात कर दिया गया। आगे आपके सामने दोस्तों जैसा कि नोट है कि 1743 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास, जो कि वर्तमान में अब चेन्नई है, आया था
तो उसकी उम्र जो थी 18 साल थी और उसने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ और फिर 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी और फिर उसे आरोप से बरी कर दिया गया। आगे जो जिक्र किया गया है दोस्तों वो है कि 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है सहायक संधि। जो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे रिचर्ड वेल्जली और इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1798 से 1805 तक था। देखते हैं इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। तो दोस्तों जो रियासत सहायक संधि को मान लेते थे उन्हें अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। ठीक है दोस्तों, जो शासन रकम अदा करने में चूक हो जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ दिया है दोस्तों, उसमें क्या दिया गया है तो वो है अवध के नवाब को आधा इलाका 1801 में और हैदराबाद के कई इलाके छीन गए। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों इसमें वो है मैसूर में टीपू सुल्तान के बारे में। दोस्तों उसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो बात किया गया है वो है हैदर अली, जिनका शासनकाल 1761 से 1782 तक था और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799 तक था। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था और 1785 में टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात पर रोक लगा दिया। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है मैसूर में अंग्रेजों के साथ 4 बार जंग हुए। उनका क्रम है दोस्तों, सबसे पहले 1767 से 69 तक, फिर 1780 से 84 तक, फिर 1790 से 92 और 1792 से 1799 तक। हो सकता है एग्जाम में आपसे क्रम पूछ दे। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजी के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेज जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने क्या कर लिया, बंधक बना लिया। आगे जो बात किया गया है वो है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के बाद मराठा राज्य कई राज्यों में बंट गया। राज्यों का बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंश के हाथों में चली गई। और आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है आपका कि सारे सरदार एक पेशवा जो होता था सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी जो राज्यमंडल के सदस्य थे। आगे बात किया गया दोस्तों वो है पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। दोस्तों महादजी सिंधिया और नांडा फर्नांडिस ने 18वीं सदी के आखिरी में के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे और मराठों के साथ अंग्रेजों ने 3 युद्ध हुआ। पहला जो युद्ध हुआ दोस्तों वो है मराठा युद्ध, सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। और दूसरा मराठा युद्ध की हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो अंग्रेजों और मराठों का युद्ध हुआ, जिनका क्रम बताया गया है 1803 से 5 के अंतर्गत हुआ। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभागों पर अंग्रेजों के कब्जे में आ गए
और तीसरा युद्ध की जो बात करें हम दोस्तों, वो है 1817 से 19 तक। अंग्रेज और मराठा युद्धों में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। आगे जो बात किया गया दोस्तों, वो है आपका कि विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। और आगे जो टॉपिक है वो है सर्वोच्चता का दावा। तो दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के पद पे थे, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। आगे बात किया गया है वो है कित्तूर, जो कि कर्नाटक है, वर्तमान में कर्नाटक है, कि रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध किया, तो फलस्वरूप 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आगे जो बात किया गया दोस्तों, वो है संगौली के एक गरीब चौकीदार रैना ने यह प्रतिरोध जारी रखा और तो अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में उसे भी फांसी पर लटका दिया। आगे जो बात किया गया दोस्तों, वो है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी थी और 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। आगे जो बात किया गया दोस्तों, वो है 1843 में सिंध पर कब्जा के बाद पंजाब की बारी, परंतु महाराजा रणजीत सिंह के वजह से दाल नहीं गली और 1829 में उसकी मृत्यु के बाद 2 लंबे लड़ाइयाँ लड़ी और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। आगे जो टॉपिक है दोस्तों, वो है विलय नीति। क्या है दोस्तों, ये अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली और इस सिद्धांत के अनुसार किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका रियासत हड़प ली जाएगी। और इस सिद्धांत के अनुसार सतारा में 1848 में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई और 1856 में कंपनी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए कई राज्यों को हड़प लिया। आगे जो दोस्तों टॉपिक है वो है नए शासन की स्थापना। देखते हैं इसमें क्या क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल था 1773 से 1785 के समय तक, बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी और ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी थी, पहला बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। शासक गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया दोस्तों, वो है वैरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किया और न्याय के क्षेत्र में कई सुधार हुआ। 1772 में नई न्याय व्यवस्था, हर जिले में 2 अदालतें होंगी। पहला जो है दोस्तों फौजदारी अदालत, इसमें क्या होता था तो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। दूसरा था दीवानी अदालत, जो यूरोपीय जिले का कलेक्टर इसका मुखिया होता था। आगे नोट है दोस्तों कि काजी क्या होता था तो एक मुख्य न्यायाधीश होता था और मुफ्ती क्या होता था दोस्तों तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था और काजी इसकी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनता था। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है महाभियोग। महाभियोग क्या होता था तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, उसे ही महाभियोग कहा जाता था। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों है 1785 में जब वैरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड से लौटा तो एडमंड वर्के ने बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप लगाया। तो एडमंड वर्के पे बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप लगाया। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया है वो है ब्रिटिश संसद में महाभियोग लगाया जाए
गया तो 7 साल तक चलता था और 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि 1778 तक यूरोपियन न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। आगे जो बात किया गया दोस्तों कलेक्टर क्या होता है, तो भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है और इसका काम क्या होता है, तो लगान और कर इकट्ठा कर न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले के कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। ठीक है दोस्तों। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कार्यालय। कार्यालय क्या होता है, तो कलेक्ट्रेट जो कि सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुरानी सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। आगे जो बात किया गया है वो है कंपनी की फौज। तो अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो कि भारतीय शब्द सिपाही से बना है, उसे आर्मी कहते थे। और आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है 1820 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मास्केट, जिसे तोड़ेदार बंदूक और मैं चालक से लैस होता था। ठीक है दोस्तों। आगे जो बात करें दोस्तों तो वो है आपका कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। आगे जो है निष्कर्ष में क्या बात किया गया है दोस्तों, तो वो बात किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। ठीक है दोस्तों। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है अन्यत्र में क्या बात किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। देखते हैं इनके बारे में क्या क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों 17वीं सदी में डच व्यापारियों की दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद दास व्यापार शुरू हो गया और 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। और इस तरह अध्याय 2 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जैसा कि आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, यार या जिनसे कनेक्टेड हैं उनके यहाँ मेरा वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।